Cr2 plus reducing. Why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing? अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये ऑब्जर्वेशन है कि Cr2 प्लस रिड्यूसिंग ही है और Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। आपको इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है बस, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको। अब Cr2 प्लस अगर रिड्यूसिंग है, अगर Cr2 प्लस रिड्यूसिंग है तो बताइए ये किस में ऑक्सीडाइज हो, ये खुद क्या होगा फिर? खुद क्या होगा ये फिर? खुद ही ऑक्सीडाइज होगा ना बेटा? यस सर। हाँ, तो Cr2 प्लस ऑक्सीडाइज होके जाएगा Cr3 प्लस में। और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जब भी देखते हैं तो सॉल्वेंट वाटर होता है। तो ये D4 है और ये कहाँ जा रहा है? D3। क्या Cr2 प्लस का Cr3 प्लस जाना बहुत इजी नहीं है? क्योंकि वी नो यस सर। D3 यस इज सर, मोर ज्यादा स्टेबल। स्टेबल होता है हाँ एक्वस में। हाँ, D3 इज मोर स्टेबल देन D2। और जब ये बोल रहा है कि Mn3 प्लस, और ये क्यों स्टेबल है? बिकॉज यहाँ पर Mn2 प्लस में चला जाए। T2G3 और EG0 ये इसका हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। T2G3 हैज़ हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, वेरी मच स्टेबल। और वैसे भी इसकी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत निगेटिव आएगी Cr3 प्लस एक्वस की। ये जब मैं Cr3 प्लस एक्वस की बात कर रहा हूँ तो मतलब ये इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं। इसको आप ये समझो कि CrH2O का होल 6 3 प्लस लिखा हुआ है और ये D3 सिस्टम है इस तरीके से। तो इसकी क्या आएगी CFSE? बताओ जरा, इसकी CFSE क्या आएगी? एक की कितनी होती है नीचे? -2/5 डेल्टा नॉट। ये तो सब भूल गया होगे आप लोग। -6/5 डेल्टा नॉट आ जाएगी। -6/5 डेल्टा नॉट। और ये काफ़ी नेगेटिव है और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है? सबसे ज़्यादा है। ओके। और जब हम Mn3 प्लस की बात करते हैं कि Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, तो Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है तो ये खुद क्या करेगा? अपने आप को रिड्यूस करेगा। खुद क्या करेगा? ये रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब खुद को रिड्यूस करना है और ये रिड्यूसिंग है तो खुद को ऑक्सीडाइज करना था। तो बताइए जरा, ये D4 से कहाँ जा रहा है? D5 में जा रहा है। क्या स्टेबल हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो ये इसमें हैप्पी है अपना। तो इसलिए क्या जवाब दोगे इसका? क्या आंसर करोगे कि Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग बिकॉज इट कैन easily oxidize to Cr3 plus and Cr3 plus has D3 system which is very much stable in aqueous solution because of low CFSE। करेक्ट है? एंड फिर इसके बाद एक्सप्लेन करोगे कि Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज इट कैन इजीली रिड्यूस टू Mn2 प्लस आयन एंड Mn2 प्लस आयन इज Mn2 plus ion has a half filled configuration, so it is stable, so it can easily reduce itself, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग। क्या सही बच्चों? क्लियर है एकदम? बस 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 हर्ष, इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बेस्ड है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा इनके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे। ठीक है, तो मेटेलिक करेक्टर पे बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की।
मेटेलिक करेक्टर से क्या समझते हो आप लोग? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ना। मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सभी डी ब्लॉक में एक एलिमेंट आपको ऐसा मिलेगा जो एक्सेप्शनली सबसे अलग है। बताइए वो कौन सा मेटल है डी ब्लॉक में? कॉपर। नहीं, मरकरी। क्योंकि मरकरी जो केवल मेटल है वो आपका लिक्विड है, मेटल है बट वो लिक्विड है ना। और काफ़ी सॉफ्ट मेटल होता है मरकरी। बहुत कम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। देखो ध्यान से एक बात, जब आप स्कैंडियम की बात करते हो तो 3D1 होता है। टाइटेनियम में क्या होता है? 3D2। वनेडियम में क्या आता है? 3D3। क्रोमियम में क्या होता है? 3D5। एकदम से अनपेक्ट बढ़ जाते हैं ना इसके बाद से। अगर मैं अनपेक्ट इंक्रीज होने की बात करूं तो देखो उसे लास्ट में क्या होगा? 3D1 4s2 होगा ना लास्ट में। तो इसका 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2 और यहाँ पे 3D5 4s1। और इसके बाद जब मैग्नीज में आते हो तो फिर से 3D5 4s2 हो जाता है। और आयरन में देखो, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आते हो तो क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं एकदम से? यस सर। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एकदम से सडन इंक्रीज कहाँ पे आया है? वेनेडियम से क्रोमियम में। वेरी गुड। वेनेडियम से क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में सडन इंक्रीज आया है। उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होंगे या इंक्रीज होंगे? ड्रॉप होंगे सर। ड्रॉप होंगे। देखो इसके बाद 6 है, फिर 5 है, फिर आयरन में आ जाओगे 4, और इसके बाद कोबाल्ट में 3, निकल में 2 और कॉपर में। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। वेनेडियम से क्रोमियम में सडन इंक्रीज होते हैं और क्रोमियम के बाद भी धीरे से ड्रॉप होने लगते हैं। क्या इस बात से सभी लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो किस में हो जाते हैं? जिंक में। ओके। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक करेक्टर तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, इसलिए क्रोमियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक होता है। अब मैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा, तभी मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि कितने उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस पे डिपेंड करता है। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक बढ़ती है। तो अगर मैं इन चारों में बात करूं, देखो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना मेटल मेटल बॉन्ड के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा उनके बीच में। इसको ओवरलैपिंग कह लो या कुछ भी कह लो, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। ठीक है। सो नंबर ऑफ, मैंने क्या बोला कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, as the number of unpaired electron increases, inter strength of intermetallic bond increases। ठीक है। इसलिए अगर इसका ग्राफ आप जब एनसीईआरटी में देखोगे, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? पहले बताओ, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्रोमियम में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो मैं अब बात करने जा रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट,
अच्छा बताओ बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसके होंगे? सभी मतलब पूरे डी ब्लॉक में सबसे कम किसके होंगे? सर जिसके सारे फुली फिल्ड हो। जैसे जिंक का, जिंक हो गया। और मरकरी तो पहले से लिक्विड है ना, यस सर। और कैडमियम का। Yes, और इसलिए मैंने Cadmium. देखो कल की क्लास में कहा था ना कि ये सॉफ्ट मेटल है, नहीं कहा था हमने? क्योंकि Yes, sir. उनके केवल एस इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, तो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। देखो किस तरह ग्राफ जाता है मेल्टिंग पॉइंट का। टाइट स्कैंडियम से लेकर के वेनेडियम क्रोमियम तक, तो ये बढ़ रहा है। देखो स्कैंडियम से लेकर के, चलो इस तरह दिखा देता हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल। सो क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और ये बढ़ता क्यों है? क्यों कि क्रोमियम में सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ दिखाना। हाँ, तो ये स्कैंडियम से मैंने स्टार्ट किया है, और क्रोमियम का, ये क्रोमियम का सबसे हाई पीक होगा, तो मैं इसे दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये क्रोमियम है हमारा, दिस इज क्रोमियम। लेकिन एक बहुत डेंजरस एक्सेप्शन मिलता है यहाँ पर, कि क्रोमियम के बाद जो सेकेंड हाई होना चाहिए था वो मैग्नीज का, क्योंकि मैग्नीज के पास 5 अनपेयर्ड है। लेकिन ग्राफ मैग्नीज क्रोमियम के पास जाके इसका स्लोप ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए था। किसका? क्रोमियम के पास जाके स्लोप ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए था, एकदम से बढ़ रहा था। हाँ तो बढ़ा तो रहा हूँ क्रोमियम पे एकदम से, तो क्रोमियम को टॉप पे कर रखा हमने। लेकिन प्रॉब्लम तो कहाँ पे आती सर है? इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन की जगह पैराबोलिक या हाइपरबोलिक ग्राफ। नहीं, ये ग्राफ ऐसा समझने के लिए नहीं है। ये कोई ग्राफ मैं इस तरह नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ कि डेटा बेस्ड ग्राफ है, बस ये दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है किसका कम है किसका ज़्यादा है। वो कोई ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इसको समझा रहा हूँ ग्राफ में किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा ग्राफ को इस तरह तो जाता है कि ये कोई हाइपरबोला पैराबोला टाइप का है। ये बस समझने के लिए कि हाँ क्रोमियम बहुत हमारा ज़्यादा है। इसके बाद मैग्नीज में एकदम से ड्रॉप हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैग्नीज में जबकि हाई होना चाहिए था ना, बट एमएन में ड्रॉप होता है। अभी थोड़ा बहुत इसका रीजन जो है वो बताता हूँ मैं। एमएन में ड्रॉप होता है, और एमएन के बाद फिर आयरन का बढ़ता है, और आयरन का बढ़ने के बाद आयरन कोबाल्ट निकल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन का फर्क है, तो कुछ खास ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं आता। जैसे मान लो ये हमारा आयरन है, ठीक है, तो आयरन के बाद इसमें कोई खास ज़्यादा चेंज नहीं आता है कोबाल्ट निकल में, कोबाल्ट और निकल में। उसके बाद कॉपर, कॉपर में एक अनपेयर्ड है तो वो थोड़ा सा कम होगा, और जिंक में फिर एकदम से कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्रोमियम का सबसे हाई क्यों है? तो ये सबको पता चल गया कि क्रोमियम का हाई क्यों है। जिंक यहाँ पर कहीं मैंने दिखा दिया आपको। सुना ध्यान से, अगर मेटेलिक बॉन्ड्स के बारे में पता हो तो सोडियम का मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनाते थे आप लोग? आप ऐसे बोलते थे कि जो है बहुत सारे सोडियम आयंस पास में होते हैं, और इनके बीच में क्या मूव करते रहते हैं? इनके इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बनाते हो मेटेलिक बॉन्ड्स। अब मुझे बताओ क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर सकता है ना, क्योंकि Yes, अभी sir. आपने क्या देखा। तो अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम +6 और उसके 6 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे क्रिस्टल में, उसके 6 क्रोमियम 6 प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको बताया फोर्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये तो होता है फोर्स। तो Yes, sir. बताओ +6 और 6 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या +1 और -1 में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन +6 और 6 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होगा ना? यस या नो बोलो। Yes, sir. हाँ, सर इसलिए क्रोमियम में बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनता है। फिर आप ये कह सकते हो कि सर मैग्नीज जो है वो तो +7 तक जा सकता है, 3d5 4s2।
देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्या फायदा था, मैग्नीज में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसका एस भी फुलफिल्ड है और उसका डी भी फुलफिल्ड है, इसलिए पहले से इलेक्ट्रॉन निकालने में, अब देखो इसको +7 तक ले जाने के लिए, इसका मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए इसको +7 तक ले जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्या लिख रहा हूँ, एस सबसेल इज फुलफिल्ड, डी इज हाफ फिल्ड। क्रोमियम में 4s1 था और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो गया था। तो क्रोमियम को +6 तक ले जाने के लिए बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ती है अगर किसी से कंपेयर किया जाए तो। इसका ड्यू टू वेरी सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन, या यू कैन से कि एस भी फुलफिल्ड है और डी भी हाफ फिल्ड है, इसलिए Mn+7 तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर कोई बॉन्ड बहुत एनर्जी दे करके बन रहा है तो वो बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा, वीक होगा। तो ड्यू टू वेरी सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन मैग्नीज फॉर्म वीक मेटेलिक बॉन्ड, ये वीक मेटेलिक बॉन्ड सबसे फॉर्म करता है मैग्नीज, इसलिए इसका स्लोप जो इसका ग्राफ है, ग्राफ में ये बिल्कुल डाउन चला जाता है। ग्राफ में स्कैंडियम बहुत से भी नीचे चला जाता है। क्या बेटा, स्कैंडियम से भी नीचे चला जाता है। स्कैंडियम से भी, स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड है, एक तो इसमें अनपेयर्ड। ऐसे भी तो कह सकते हैं Mn3d5 में वो डीलोकलाइजेशन कम होता है। तो वो D5 तो क्रोमियम में भी है। Yes. हाँ ये, लेकिन ये वर्ड जो आप बोल रहे हो ना ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है कि हाई, क्योंकि वो काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए जो है सभी जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मतलब उनको निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती बस D3D5 और 4s2 में। और जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अब देखो जब बहुत स्टेबल होगा कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फिर कम होगा, डीलोकलाइजेशन कम होगा, तो वो Mn7 देखो जब Cr6+ है, Cr6+ है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तभी तो Cr+Cr+ आपस में पास आ पाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कम होगा तो फिर वो वीक मेटेलिक बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इसमें बेस्ट आंसर यही है कि आप ऐसे बोलो कि इसका फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है और इस वजह से Mn+7 जाने के लिए हमें बहुत एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। दैट इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है। और इसका स्कैंडियम का डेटा नहीं है, स्कैंडियम से भी वीक होता है शायद से इसका मेटेलिक बॉन्ड, टाइटेनियम से है मेरे पास। सबसे सबसे वीक सबसे कम तो जिंक का होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना किसी को। नो सर। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब सॉलिड से गैस ले जाना या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किस पे डिपेंड करेगा, कितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है। तो ऐसा नहीं कि इनके आपस में जब कंपेयर कर रहा हूँ तब मैं बोल रहा हूँ कि क्रोमियम का मेटेलिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, Mn का वीक होता है, जिंक का और भी वीक होता है, बट इनके मेटेलिक बॉन्ड ओवरऑल स्ट्रांग होते हैं। तो अगर इनके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो गए तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होंगी या लो होंगी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि मेटल सॉलिड को मेटल गैस में लेके जाना, ये तो होता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जब मेटल गैस के फॉर्म में होगा तो वो एटम्स के फॉर्म में होगा ना, बोलो। जब किसी मेटल को सॉलिड से गैस में लेके जाओगे तो मेटल गैस के फॉर्म में होगा तो वो एटम्स में होगा या मॉलिक्यूल्स में होंगे, एटम्स में। तो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इनकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती हैं, बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड किसका है, क्रोमियम का। आई बात समझ में। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, क्रोमियम के नीचे क्या होता है, मॉलिब्डेनम, और उसके नीचे क्या होता है, टंगस्टन। ये मुझे बताओ कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में किसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है,
टंगस्टन। टंगस्टन के लिए। इसलिए टंगस्टन का मेटेलिक बॉन्ड और भी स्ट्रांग होता है क्योंकि उसको +6 तक पहुंचना और आसान है। अच्छा, इन सभी की +6 तक जा सकती है, तो इसलिए सभी सीरीज में, ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज में यहाँ पर पीक में मोलिब्डेनम होगा और 5D सीरीज में यहाँ पर पीक में टंगस्टन होगा। याद करो, टंगस्टन को बल्ब में यूज करते हैं ना? यस सर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो मेल्ट नहीं होगा इजीली। हाँ, मेल्ट नहीं होगा, तो इसलिए वो बल्ब में यूज करते हैं इसको। तो ये इस ग्रुप में पीक पर होंगे। क्रोमियम नीचे, मोलिब्डेनम अपने ग्रुप में सबसे पीक में होगा और टंगस्टन अपने ग्रुप में सबसे पीक में होगा। एक बार एनसीईआरटी से इसके ग्राफ आप देख सकते हो। तो जरा मुझे जल्दी से इसका जवाब दो कि D block elements have high enthalpy of atomization. What is the reason behind it? बताइए। D block metals have high enthalpy of atomization. इसका क्या रीजन है? Because they form strong metallic bonds. स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। हाँ, बस और कुछ नहीं बताना है। एंड क्वेश्चन ये आ जाए कि मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा डीप जो है वो मैग्नीज में क्यों आता है? तो मैग्नीज हैज़ वेरी सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। इट्स डी सबसेल इज हाफ फिल्ड एंड एस ऑर्बिटल इज फुल फिल्ड। सो जो सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन होने की वजह से इट रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड इसका वीक होता है। जिंक और मैग्नीज में जिंक का कम होता है, मैग्नीज जिंक का कम होता है। किसमें पूछो बेटा? जिंक का सबसे कम होता है क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल में आ जाता है। ठीक है। यस सर। चलो, एक दो पॉइंट और डिस्कस करने थे, बट